दोस्तों, good morning. It's a wonderful day, and I'm going to talk to you about the Indian foreign policy. Uh, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी आर्ट है विच हैज टू बी लर्नड, नंबर वन। और नंबर टू, उसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो आपकी पुरखों से टाइम से एक हिस्ट्री चल रही है, वो साइकोलॉजिकली जो आजकल की हमारी लीडरशिप है उसके ऊपर भावी रहती है। इट प्रेज ऑन देम and they are conditioned by the old theories। और ओल्ड थ्योरीज हमारी यही थी कि हम घर में खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी एट होम, और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी को डिस्टर्ब करें बाहर जाके, और ना ही हम चाहते थे कि हमें कोई आके डिस्टर्ब करे। पर हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, इतिहास में। और बहुत से फॉरेनर्स, पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से, अरब्स वगैरह हिंदुस्तान में आए, उन्होंने कॉन्कर किया और यहां राज शुरू कर दिया। अगेन, ये जो लोग वहां से आए थे बाहर से, ये मोस्टली मुस्लिम्स थे, पर इन्होंने बहुत सारा इंडियन कल्चर जो था वो इम्बाइब कर लिया। ये कल्चर में वो समा गए, एंड नेट रिजल्ट ये हुआ कि रास्ता खुल गया एक और फॉरेन पावर को यहां आने के लिए। और जो यूरोपियन पावर्स थे वो यहां आ गए, फ्रेंच आ गए, पुर्तगीज आ गए, डच आ गए, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज यहां आ गए इंग्लैंड से, यानी ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये सब यहां आ गए, ये सब यहाँ आ गए, इन्होंने अपना राज कायम कर लिया। द क्वेश्चन इज कि कैसे इन्होंने राज कायम कर लिया। पर आप एक अगर हिंदुस्तान का नक्शा देंगे 1764 में, उसमें कोई 25 कंट्रीज हैं। तो इंडिया यूनाइटेड नहीं था, और ना ही कोई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उस टाइम। और 47 में इंडिया को अंग्रेज छोड़ के चले गए, ये उनकी मजबूरी थी, उनको जाना पड़ा। आप समझ सकते हो कि वो लड़ाई हार गए हिटलर के साथ। टेक्निकली तो वो जीत गए थे, पर बेसिकली उनकी हार थी, क्योंकि 2 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो गैब हो गई, खत्म हो गई। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया आया, वो क्या फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेगा। उस वक्त जो फ्रीडम मूवमेंट थी वाज बीइंग लेड बाय द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के लीडर थे महात्मा गांधी। आई हैव नथिंग अगेंस्ट महात्मा गांधी, एक्सेप्ट कि उसकी फिलॉसफी जो थी वॉज इंडिविजुअलिस्टिक, वो इंडिविजुअल की पॉलिसी थी। इट वॉज नॉट मेंट टू बी पॉलिसी फॉर द होल नेशन। तो महात्मा गांधी जो थे, ये एक बहुत अच्छी चाय मैंने बनाई है सुबह सुबह, एंड आई विश यू कुड शेयर दिस टी विद मी, बट वी कैन एटलीस्ट शेयर बाय टॉकिंग विद ईच अदर। तो पॉइंट मेरा ये है कि महात्मा गांधी की जो पॉलिसी थी वाज फॉर एन इंडिविजुअल, जैसे अहिंसा है या अदर थिंग्स, वेजिटेरियनिज्म, ये वो इंडिविजुअल आदमी के लिए है, बट इट इज नॉट मेंट फॉर ए नेशन। अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप आई थी along with गांधी, जैसे पटेल थे, नेहरू थे, all these people, they were fed on the diet of Gandhism, एंड ये अंग्रेजों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको आजादी कर दीजिए। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर फ्रीडम, ये मेरी ओपिनियन है। जिस आदमी ने लड़ाई की फ्रीडम के लिए वो तो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने लड़ाई की और उन्होंने एक्सिस पावर्स को ज्वाइन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली एक्सिस पावर्स हार गए, बिकॉज जापान के ऊपर 2 एटम बम फेंक दिए अमेरिकन ने, एंड जापान ने
सरेंडर कर दिया, हाथ ऊपर कर दिए, एंड बोस साहब का पता नहीं चला क्या हुआ। मेरे हिसाब से ही डाइड इन 1945, पर ये एक रहस्य है, एक मिस्ट्री बना रखी हुई लोगों ने। वी डोंट नो रियली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो फॉरेन पॉलिसी वहां से चलनी शुरू हुई हमारी। और ये जो फॉरेन पॉलिसी हमने उस वक्त बनाई, वो एक न्यूट्रलिज्म बना लिया ना। क्यों न्यूट्रलिज्म बनाया, आई कुड अंडरस्टैंड इट, बिकॉज उस वक्त वर्ल्ड में सिर्फ दो वर्ल्ड पावर थे। एक था यूएसएसआर, जिसमें स्टालिन लीडर था, और दूसरा था अमेरिका। उस टाइम प्रेसिडेंट ट्रूमन पावर में थे, और प्रेसिडेंट ट्रूमन ने इंडिया को ऑफर किया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, कि हम मिलके कम्युनिज्म का मुकाबला करेंगे। और नेहरू ने एग्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? ही फेल्ट कि इंडिया अपनी इंडिविजुअल पाथ चलेगा, और हमारी बेसिक पॉलिसी रहेगी कि हम पीस चाहते हैं सब जगह, एंड हम नहीं किसी को तंग करेंगे। और ये अज्यूम किया उसने कि कोई हमको भी तंग नहीं करेगा। दिस डजंट हैपन, दैट इज नॉट द वे फॉरेन पॉलिसीज वर्क्स आउट। और नेट रिजल्ट ये हुआ कि एक पैसिफिस्ट पॉलिसी बन गई, जो सिर्फ रिएक्ट करती थी, एंड देयर वाज नो प्रोएक्टिव एक्शन, यानी कोई खुद एक्शन कुछ नहीं लेती थी। और एक कुकून के अंदर बैठ गए, जिसके कारण ये हुआ कि नेहरू की पॉलिसी जो थी, इंटरनेशनल पॉलिसी के कारण सारा सारा तिब्बत इंडिया ने गवा दिया, जो एक बफर बना के रखा था अंग्रेजों ने बिटवीन चाइना एंड इंडिया। याद रखिए कि चाइना का कभी कंटेजियस बॉर्डर इंडिया के साथ नहीं था, बिकॉज बॉर्डर सिर्फ तिब्बत का था, और तिब्बत एक बहुत पीरियड्स के लिए इंडिपेंडेंट कंट्री भी होती थी। तो ये सुन देखते देखते हमने ये देखा कि नेहरू जी बिल्कुल गलत निकले इन थिंकिंग, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजिक विजन नहीं थी। वो तो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने वैसे ही बना दी, और वो सोच रहे थे मैं एक बहुत बड़ा थर्ड वर्ल्ड लीडर बनना चाहता हूँ। यू सी, थर्ड वर्ल्ड कोई चीज थी नहीं। थर्ड वर्ल्ड जो वो था, जो गरीब नेशन थे वो, और जो किसी तरीके से जीना चाहते थे, वो थर्ड वर्ल्ड के मेंबर थे। थर्ड वर्ल्ड के मेंबर को इन्फ्लुएंशियल कंट्री जो थी, वो थर्ड वर्ल्ड की मेंबर नहीं थी। और ऑब्वियसली अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं आई, और इंडिया शुरू से ही अमेरिका के साथ बैकफुट में चला गया। एक और प्रॉब्लम इंडिया ने की कि इंडिया ने सेकुलरिज्म अपना लिया एज ए पॉलिसी। अच्छी बात है, पर एक बात गांधी और नेहरू भूल गए कि जो डिवीजन इंडिया की हुई थी, वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के ऊपर हुई थी बेसिस, कि अंग्रेजों ने ये प्रपोजल दी थी, तीन चार प्रपोजल रखी थी अंग्रेजों ने इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए, जो गांधी को एक्सेप्टेबल नहीं थी। और जो लास्ट प्रपोजल ये थी कि इंडिया को हम डिवाइड कर देंगे इनटू मुस्लिम एरिया एंड हिंदू एरिया। तो पाकिस्तान क्रिएट हो गया, ईस्ट पाकिस्तान भी बन गया। पर हमारी पॉलिसी जो थी, वो बेस्ड ऑन ए विम्सिकल आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो टेंजिबल नहीं है, जो मतलब जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। और फिर हमारी लड़ाई हो गई चाइना के साथ। वो होनी ही थी, बिकॉज नेहरू जी जो थे, ही वॉज लिविंग इन ए ड्रीम वर्ल्ड। और हमारी पॉलिसी जो थी, वो चाइना के साथ बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई। एक पॉलिसी डर से फॉलो करने लगे हम। 62 की लड़ाई का ऐसा रिजल्ट हुआ कि नेहरू जो खुद ही अपना भूल गए अपने आप को कि क्या करना नहीं करना। एंड इस पॉलिसी का जेनेसिस जो था हिस्टोरिकली, आप देखिए ये क्या हाल था इंडिया का। क्योंकि 9th सेंचुरी ऑनवर्ड जब इन्वेडर्स शुरू हुए इंडिया में, जो लोकल हिंदूज थे, देवर सप्रेस्ड, खत्म, चुप रहिए आप। एंड अनफॉर्चुनेटली हिंदू राज खत्म हो गया। एंड 1000 बाद हिंदू राज जब आया, ये इनको, जो हिंदू लीडरशिप की, उनको समझ नहीं आई भी हम क्या करेंगे, तो उन्होंने सेकुलरिज्म अपना लिया। देखिए, अगर हिंदू राज होता तब भी सेकुलरिज्म होती। जो हमारे बड़े बड़े बादशाह थे पुराने, जैसे अशोक थे या कनिष्क थे, दे वर ऑल सेकुलरिस्ट, पर वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे। सो दैट शुड हैव बीन डन इन इंडिया, वो नहीं किया। नेट रिजल्ट ये हुआ कि जब बीजेपी पावर में आई 2014 में, आई वोंट से कि वाजपेयी का जो रूल था वो बीजेपी का रूल था, बिकॉज ये तो ऐसे ही मेक शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन थी।
और पावर में थे जरूर, बट वो कोई बीजेपी की पॉलिसी फॉलो नहीं करते थे। दे कुड नॉट फॉलो क्योंकि उनकी कोई मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में वाजपेयी की। तो जब मोदी जी पावर में आए तो वो एक हिंदुत्व पॉलिसी लाना चाहते थे, और ये पॉलिसी जो हमारे आसपास के देश हैं जो सारे मुसलमान हैं, दे डिड नॉट लाइक इट। और हमारी जेनेसिस ऑफ द पॉलिसी ये है कि हम सेकुलरिज्म बात करते रहे, और फिर मोदी जी आए, उन्होंने थोड़ा बहुत हिंदुत्व की बात शुरू कर दी। पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं हमारे आसपास, वो सिर्फ पुराने इतिहास में रचे हुए थे, एंड दे डिड नॉट बिलीव कि सेक्युलरिज्म जो है उनके लिए फायदेमंद है, और उन्होंने इंडिया को अपना एनिमी बना लिया। और कुछ भी हो जाए, ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो सब कॉन्टिनेंट में है, ये 1000 से चल रहा है और ये खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान, हाँ, एक परपेचुअल एनिमी बन गया इंडिया का, नंबर 1। और अब सिचुएशन ऐसे आ रही कि बांग्लादेश भी इंडिया का परपेचुअल एनिमी बन चुका है, एंड मालदीव्स भी, इतनी छोटी सी कंट्री है, वो भी इंडिया की बात नहीं सुनते। अभी अभी आज उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है चाइना के साथ। दे हैड अर्लियर डन विद टर्की, बट दे हैव नॉट डन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, और इंडिया से पैसे लेते रहते हैं और जीते इंडिया के ऊपर है। इंडियन टूरिज्म वहां जाती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं इंडियन से। बट दे आर हैविंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, जिसमें मालदीव को 30 से 40 मिलियन डॉलर का लॉस है। सिमिलरली टर्की के साथ लॉस है। पर वो जो प्रेसिडेंट मुइजो हैं, वो इस्लामिक थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम जो इस्लाम के लोगों के साथ रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि पॉलिसी जो है इज बीइंग बेस्ड ऑन रिलीजन। वेल, इंडिया नहीं बेस करना चाहता ऑन रिलीजन, और इंडिया कर भी नहीं सकता, बिकॉज जब आप 70 साल एक सेकुलरिज्म का की धुन बजा रहे हैं, और सेकुलरिज्म भी इस टाइप का सेकुलरिज्म जिसमें की माइनॉरिटीज जो हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाए, ये मुझे बात समझ में नहीं आई, ये क्यों हुआ। अगर, और ये भी एक गांधी की देन है। अगर आप गांधी की राइटिंग्स पढ़ें, इन विच ही हैज सेड एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस कि जो दिल्ली की जो मॉस्क खाली हुई हैं उनको बिल्कुल टच नहीं करना, ऑक्यूपाई नहीं करना, मुसलमानों को प्रॉपर्ली ट्रीट करना, ये चीजें अच्छी हैं। पर दूसरी जो जगह पंजाब हुआ या ईस्ट बांग्लादेश में, वहां सरेआम कत्ल हुआ हिंदुओं का। आई हैव नथिंग मोर टू से अबाउट ऑल दिस। पर ये फैक्ट बात है कि सिचुएशन जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है, वो एक फाउंडेशन ही उसका गलत है। सबसे पहले 54 में ही जब प्रेसिडेंट आइजनहावर ने ऑफर किया था पैक्ट अगेंस्ट रशिया, इंडिया शुड हैव ऑप्टेड विद अमेरिका। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि हम नीदर अमेरिका के साथ 100% जा सकते हैं, और ना ही रशिया के साथ। हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, बट रशिया इज नॉट ए पावर एट ऑल। और आप जानते हो कि उनका जो बिगेस्ट अलाई था वो था प्रेसिडेंट असाद सीरिया को, उसको वहां से भागना पड़ा बिकॉज रशिया उनकी मदद नहीं कर पाया, बिकॉज द रशियंस जो थे दे वर टाइड अप इन यूक्रेन। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है इज टोटली डिफेक्टिव, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। आप जानते हो कि एक पुरानी कहावत है, माइट इज राइट। आप जो कुछ भी बात कर लीजिए कि अहिंसा है, ये है, वो है, दिस कैन नॉट बी द पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिज्म जो है कैन नॉट बी ए पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड। दो पीस इज डिजायरेबल, येट नोबडी वांट्स पीस बिकॉज दे वांट डोमिनेशन। और रिलीजन जो है इज ए बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। आप देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स हैं, उसमें बहुत सी कंट्री जो है वो जो इंडिया की दोस्त हैं, पर हर साल और हर 6 महीने एक रेजोल्यूशन वो निकाल देते हैं कंडेमिंग इंडिया फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन कश्मीर में। तो इंडिया ने क्या कर लिया? बांग्लादेश भी थी, शेख हसीना हिंदुस्तान की प्रोफेस्ड फ्रेंड, बट बांग्लादेश भी उस रेजोल्यूशन में ऑलवेज हिस्सा लेता रहा।
और हम बांग्लादेश को करोड़ों रुपए देते रहे। इवन नाउ अब देखिए, मालदीव्स को इंडिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट दे रहा है और वो जाके ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक आयरन पॉलिसी जो चाहिए वो नहीं है हमारी। हमारी पॉलिसी है कि किसी को फुचकार के प्लेकेट करके हाथ जोड़ के हमारे साथ रहिए, और दिस इज नॉट कंड्यूसिव। बांग्लादेश में तो बहुत बड़ा हार हुई, आप जानते हो हमारी पॉलिसी की, कि हमने बांग्लादेश क्रिएट किया और क्रिएट करके भी वो अब हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है। अब मैं डेली, आप लोग पढ़ते होंगे, मैं तो ये बताने की आपको न्यूज नहीं है कि डेली न्यूज आती है वहां से कि वो इंडिया से अपने रिलेशन काटना चाहते हैं टोटली, एंड दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान अगेन। मैं एक हैजार्ड गैस करता हूं कि दिल ही दिल में बांग्लादेश चाहता है कि एक कॉन्फेडरेशन फिर से पाकिस्तान के साथ बन जाए उनकी, और ओल्ड थ्योरी वापस आ जाए। पर बांग्लादेश को सोचना चाहिए हिंदुस्तान की जो भी पॉलिसी हो, ये नामुमकिन है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट द ओल्ड ऑर्डर इन बिफोर 1971 रिस्टोर हो सकता है। और इंडिया के फेवर में एक ही बात है कि ये जो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, ये बहुत ट्रबल में है। पैसा इनके पास है नहीं, सेक्टेरिज्म राइज है, चल बढ़ रही है, एंड नेट रिजल्ट इज दे आर गोइंग टू ब्रेक इनटू 3 or 4 कंट्रीज। सो ये रियलाइजेशन है विच इंडिया मस्ट टेक इनटू ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्लॉइट करो। अब इंडिया की हालत ऐसी आ गई है कि इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, बिग इकोनॉमी है, पर मिलिट्री पावर इंडिया की जीरो है। जीरो इन द सेंस कि हम कुछ बनाते नहीं यहाँ, और हम लेगर्ड हैं यहाँ। अगर हमारी कंपैरिजन अगर आप कहें कि विद अमेरिका, रशिया या चाइना के साथ है, हम कुछ भी नहीं है। एंड एवरी वेपन, एवरी एयरक्राफ्ट हमारा इंपोर्टेड है, और कोई भी इंपोर्टेड इंपोर्ट करके वर्ल्ड पावर नहीं बनता कि वेपन इंपोर्ट करते रहो या वर्ल्ड पावर बन जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड टुमारो इंडिया कैन बकल अंडर प्रेशर ऑफ द अमेरिकन्स, एंड इफ इंडिया स्टैंड्स अप इट विल बी अ लॉट ऑफ हार्डशिप फॉर द इंडियन पीपल। खैर जेंटलमैन, ये एक थॉट है और हाउ द इंडियन पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई है। ये इसके जो जीन्स हैं, दे आर हिस्टोरिकली लॉन्ग टाइम बैक पुराने चल रहे हैं, एंड समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट। मोदी हैज टू स्ट्राइक ए revolutionary path, be more aggressive. At least he should dominate पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये छोटी मोटी कंट्रीज है, इवन श्रीलंका। अभी कल आपको खबर आई कि श्रीलंकन नेवी ने इंडियन फिशरमैन के ऊपर फायरिंग किया है। हाउ डेयर दे डू इट? व्हाई कांट इंडिया रिएक्ट? और चुप करके क्यों बैठे रहते? नहीं नहीं, हम दोस्ती करना चाहते हैं। आपको याद होगा, आई थिंक अबाउट 20 years बैक, बांग्लादेश राइफल्स ने तकरीबन 20 इंडियन आर्मी जवान मार दिए थे, और उनको जैसे बफलोज और काउस को पकड़ के लाते हैं डंडे पे, मरी हुई काउस को ऐसे लाके इंडियंस को हैंड ओवर कर दिया। और उस टाइम वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, एंड देर कोई रिएक्शन नहीं था उसका। सो एवरीबडी फील्स कि इंडिया एक पंचिंग बैग है, भी मुक्के मारते रहो इंडिया को, सब ठीक है। ये सब पॉलिसी चेंज करनी होगी। हु इज गोइंग टू चेंज इट? आई थिंक मोदी कैन डू इट, पर मोदी में भी गट्स नहीं है। वो भी बेसिकली ही फ्रॉम गुजरात। अग्रेसिवनेस इज नॉट हिज स्ट्रेंथ। वो नोबेल पीस प्राइज के लिए शायद कोशिश कर रहे हैं, विच ही विल नेवर गेट। तो बेटर है कि वो फॉलो करें द पॉलिसी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, एंड थिंक दैट इंडिया शुड बी मेड इनटू अ वेरी ग्रेट मिलिट्री पावर, बिकॉज बोस हैड सेड, अगर मुझे हाथ एक डेवल के साथ भी मिलाना पड़े तो आई विल डू इट टू थ्रो द ब्रिटिश आउट। यानी ये उसकी पॉलिसी थी। तो इंडिया की भी पॉलिसी उसी टाइप की होनी चाहिए। एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप देखिए आजकल बहुत शोर मचा रहे हैं, बट ही इज गोइंग टू बी देयर ओनली फॉर 4 years, और मुझे लगता है उसका 4 साल भी शायद कार्य पूरा न हो। सो इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं केयरफुल। केयरफुल के अलावा एग्रेसिव। सो बेसिक पॉलिसी जो एग्रेसिव पॉलिसी होती है वो ही चलती है। आप देखिए टर्की जो है, ये कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं टर्किश लीडर एर्डोगान इंडिया के अगेंस्ट। अब चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। एंड पाकिस्तान जो 1/5 ऑफ द साइज ऑफ इंडिया है, इंडिया
could have finished the nuclear program of Pakistan 40 years back. मुझे याद है, आई थिंक 84 या 85 में इसराइल ने ऑफर किया था कि हम इंडिया के थ्रू अटैक करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म कर देंगे। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट थी, दे डेवलप कोल्ड फीट, नहीं 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 हम नहीं इसमें करेंगे, एंड ऑल दैट। नेट रिजल्ट आप देख लीजिए क्या है। अब पाकिस्तान पैरिटी सीख करता है इंडिया के लिए, वर्ल्ड भी रिकग्नाइज करता है। अनलेस इंटरनली पाकिस्तान ब्रेक हो जाए वो अलग बात है, बट पाकिस्तान विल फॉर एवर बी ए परपेचुअल थ्रेट टू इंडिया। एंड सिचुएशन कल को चेंज भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे कैन क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी हैज फैक्टर ऑल दिस इनटू अकाउंट। मोदी जी ने बहुत पॉलिसी चेंज की है, बहुत अच्छा किया है, पर्टिकुलरली हमारे रिलेशन वेस्टर्न एशिया के साथ बहुत इंप्रूव हो गए हैं, पर्टिकुलरली विद द यूएई, बट दैट इज नॉट इनफ। हमको एक्सपेंड करना है अवर रिलेशनशिप विद अफ्रीकन कंट्रीज, एंड वी मस्ट स्टॉप रिलाइंग ऑन यूरोप कंप्लीटली। यूरोप तो खत्म हो गया, ये रियलाइजेशन आनी चाहिए। और ये भी याद रखिए कि चाइना से क्यों डरते हैं लोग, बिकॉज उनकी R&D इतनी स्ट्रांग है, वो हर एक चीज खुद बनाते हैं। उनकी पॉलिसी है कि हम, आपने कोई चीज खरीदी है वो उसको कॉपी करके बनाते हैं, वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, आई डोंट नो। खैर जेंटलमैन, मैं ये खत्म करता हूँ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस थॉट। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फाउंडेशन ही गलत है, एंड टिल वो चेंज हो जाए, आई डोंट थिंक इंडिया कैन बी द डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड। आई विल क्लोज नाउ जेंटलमैन एंड से गुड बाय। आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, एंड आई विल से गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।